अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आज पेशावर में मौजूद हूं। पेशावर में अमन जिरगा हुआ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, और यहाँ पर सूबे की तमाम सियासी पार्टियों ने शिरकत की और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। और इस जरगे की जो क़ुव्वत मुतहरका है वो है असद कैसर साहब, सीनियर पार्लिमानी लीडर भी हैं इस असम्बली के, माफ़ कीजिएगा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर भी रह चुके हैं और फिर कौमी असम्बली के स्पीकर भी रहे, और ऐसे वक्त में रहे जब जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे एक टुमल्टस डेज़ जो थे उसमें भी जनाब असद कैसर साहब स्पीकर थे। और उन दिनों के हवाले से भी कुछ सवालात मेरे जहन में जो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो जरगा हुआ है उसके हवाले से, असद कैसर साहब बहुत शुक्रिया आपका। असद भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में जरगा हो रहा है और इस जरगे में जो इत्तफाक़ राय दिखाई दिया वो ये है कि एक दूसरे मुल्क के बारे में, यानी अफ़गानिस्तान के बारे में आप दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात वाहिद ऑप्शन है। क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मज़ीद एक लड़ाई का बंदोबस्त नहीं कर रहे? नहीं, बेसिकली देखिए, हमारा तो हम वही बात करेंगे जो हम समझते हैं कि वो जायज़ है या जिसे हम ठीक समझते हैं। जो भी इसको जिस नज़र से भी देखता है, आप देखिए, ये हमारा रीजन है, यहाँ हमने ज़िंदगी बसर करनी है। हमें पता है कि यहाँ हमें मतलब क्या कैसे पॉलिसी हो या हमारी क्या स्ट्रेटजी हो। तो आप अगर इस इलाके के लोगों से पूछेंगे तो वो ज़्यादा बेहतरी होगी। देखिए, ये मैं आपको बताऊँ कि ये जरगा सिस्टम जो है ना, ये पुख्तनों की 2000 साल एक बहुत बड़ी तारीख़ है, और जितनी भी बड़ी बड़ी जंगें हुई, तनाज़ात हुई, जितनी भी हुए, वो जरगों से हल होते हैं। कभी भी जरगों के बगैर मामलात का हल नहीं निकलता। तो हमें समझ है, हमारे मिजाज और हम जो अफगानिस्तान की, चूँकि हम एक ही ट्राइब है ना, हमारी यूसुफजई ट्राइब जो है ना, ये तो 1400 में यहाँ माइग्रेट हुई थी। लेकिन बाकी जो आपके फाटा के जितने ट्राइब्स हैं, वो एक तरफ भी जो है ना मसूद है, दूसरी तरफ मसूद है, एक तरफ जो है ना वज़ीर है, दूसरी तरफ वज़ीर है, या एक तरफ जो है ना दावड़ है, दूसरी तरफ दावड़ है। वो सारे बाजवड़ से लेके वज़ीरिस्तान तक दोनों जो हमारे ट्राइब है वो मतलब उस इलाके पे जो है ना बॉर्डर पे वो उसकी रहायश है। तो हमें पता है कि हमने कैसे करना है, मिजाज क्या है। तो जो भी अफगानिस्तान के बारे में पॉलिसी हो, ज़रूरी बात है कि इस सूबे की आवाम को या यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को या यहाँ की सूबाई हुकूमत को हर सूरत में ऑन बोर्ड रखा जाए, ताकि एक ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक प्रैक्टिकल पॉलिसी बन सके। ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल दो तरह की सामने आती हैं। एक है वो है जो हमें फ़ौज की तरफ से बताई जाती है, वफाकी हुकूमत की तरफ से बताई जाती है कि ये सूबा डिस्टर्ब्ड है, इसके मखसूस इलाकों में दहशत गर्द हैं और दहशत गर्द आ रहे हैं अफ़गानिस्तान से। तो क्या ये रियलिटी नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, ये बिल्कुल एक हकीकत है, लेकिन उसके पीछे क्या है, यानी कहाँ से शुरू हो गई। यानी सबसे पहले आप देख लें कि जब रशिया यहाँ आया जी, और उससे पहले में जब रशिया आया, उससे पहले आप इस रीजन को देखें, क्या कोई बम धमाका होता था, कोई जो है ना यहाँ कोई दहशतगर्दी होती थी, कोई खुदकश था। मतलब ये जो हमारा ट्राइबल है ना, इसमें लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन हफ्ते हफ्ते लड़ाई में कोई एक मुर्गी भी जो है ना वो नहीं मरता था। वो एक उसका एक अपना तरीका होता था। फिर जुर्गों से मसाइल हल हो जाते थे। मर्डर का कोई वो नहीं था, सालों सालों कोई मर्डर नहीं होता था। ये जो अफ़गानिस्तान वार की वजह से यहाँ क्लाशल मुतारिफ हुआ, यहाँ ड्रग मुतारिफ हुई, यहाँ जो है ना धमाके शुरू हो गए, पेशावर जो है ना धमाकों का मरकज़ बन गया। तो हमारी जो कैपिटल, जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी, वो यहाँ से शिफ्ट होनी शुरू हो गई। उसकी जगह हमें जो है ना ड्रग्स ने ले लिया, क्लैशनकोव ने ले लिया, ये जो है ना अदम बर्दाश्त बढ़ गया वो हमारा। फिर उसके बाद जो है ना 9/11 के बाद जो है ना वार एंड टेरर शुरू हुई। वार एंड टेरर ने पहली दफ़ा हमें खुदकश धमाकों का तोहफा दिया। उसकी वार एंड टेरर की बुनियाद पे यहाँ बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुए, और उसमें वो लोग भी जो कि किसी तौर पर दहशतगर्दों के साथी नहीं थे। जब आप लोगों को घरों से निकालते हैं, उसकी फैमिली जो है ना सफ़र करती है, यानी यार इंसान सोच ले ना, हम और आप सोच ले, अगर कोई कहे कि भाई घर छोड़ो, खाली करो, आपकी क्या है एहसास होंगे। तो उसकी वजह से उसकी असरात मुस्किल की जगह निगेटिव हो गई। यानी 21
ऑपरेशन भी बड़े बड़े, अभी 22वां भी शुरू है, यानी इस 22वें ऑपरेशन में क्या दहशतगर्दी ख़त्म हुई? नहीं। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि देखिए दहशतगर्दी का कला खत्म होना चाहिए। हम हर सूरत में अमन चाहते हैं, हम ज़ीरो टॉलरेंस चाहते हैं दहशतगर्दों के लिए, लेकिन इसके लिए जो आप मैकेनिज्म करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो ज़रूरत ये है कि आप जो है ना, जो लोकल लीडरशिप है, सूबाई हुकूमत है, वहाँ जो जिस इलाके में आप कुछ वहाँ के लोगों के अवाम की जरगे हैं, सबको इत्तेमाद में लेके एक क्लियर पॉलिसी बनाए, उसमें गुड और बैड ना हो, उसमें जो है ना ये ना हो कि आपके ऊपर सवालात उठे। गुड और बैड आज भी हैं? मैं तो खुद जो सिचुएशन है मैं अभी इसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन जो होता रहा है वो यही था। ठीक। वो इसलिए मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं प्रैक्टिकल मैंने अभी एग्जामिन नहीं किया, शायद अभी जो कुछ हो रहा है। लेकिन देखिए, जब आप कोलेक्टिव डैमेज करते हैं, जब आप जो है ना जेट जहाज़ों से बमबारी करते हैं और इसकी वजह से सिविलियन मरते हैं, जब आप ड्रोन्स करते हैं और ड्रोन जो है ना कोलेक्टिव डैमेज करते हैं, तो फिर आपकी जो एक्टिविटीज़ होती है, कार्रवाई होती है, वो मुतासर होती है, वो मशकूक हो जाती है, वो कंट्रोवर्शियल हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी अमन अमान को बहाली के लिए आपको लोकल लोगों को साथ लेके, सूबाई हुकूमत को साथ लेके, पॉलिटिकल लीडरशिप को साथ लेके एक जामी पॉलिसी बनानी चाहिए। हम किसी तौर पर दहशतगर्दी को नहीं चाहते। हम समझते हैं कि अभी हमें अमन चाहिए, हमें जो है ना मज़ीद इस जंगों से हमें निकलना है। असल कैसे साहब, अगर बयानात की हद तक देखें तो अमन जो है वो सबकी ख्वाहिश दिखाई देता है, खा वो फ़ौज है, इस्टेब्लिशमेंट है, खा वो वफाकी हुकूमत है, खा सूबाई हुकूमत है, या आम लोग हैं, या हत्ता के हिज़्ब इख्तलाफ भी आज आपकी यही बात करती है। लेकिन जहाँ पर हिकमत अमली का सवाल आता है, वहाँ पर आपके और वफाक के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है, बल्कि 180 डिग्री का दिखाई देता है। तो क्या आपके ख्याल में ये फ़र्क किसी सूरत मिट सकता है? क्या ये रिकनसाइलेबल डिफरेंसेस हैं? देखिए, ये आज जो जरगा हो रहा है, आप देख रहे हैं कि गवर्नर साहब भी बैठे हैं इसमें, अपोजिशन लीडर भी है, वो वफाकी हुकूमत से ताल्लुक़ है दोनों का, और दीगर पार्टियाँ है कि जो वो वफाकी हुकूमत के साथ लैज़ान में है। यानी इतना बड़े लेवल पे जरगा कभी नहीं हुआ। असेंबली में हो रहा है, तमाम सियासी पार्टियाँ हैं, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, तो इसलिए हमने सबको इकट्ठा किया है कि हमें कलेक्टिव डिसीजन लें, और कलेक्टिव डिसीजन में विजडम होता है। वो जो है ना, अभी हमारा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इस काविशों को कंसिडर करे, इसको मान ले, और जो हमारे सिफारिशात हो वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है। ये फ़ौज भी हमारी है, ये इदारे भी हमारे हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हमने इस मुल्क में, इस सूबे में अमन कायम करना है। हम समझे कि हम सब मिल के बैठे, लेकिन चूँकि ये एक सिफारिशात हो रही है, वो सिफारिशात उसके साथ भी शेयर करेंगे। हम हर सूरत में जो है ना चाहते हैं कि इस क्राइसिस, लेकिन अगर आप इन लोगों को अहमियत देंगे तो फिर जो है ना एक मुझे उम्मीद है कि अमन कम होगी। और आप समझते हैं कि बस ये क्या है और बस हमने, तो इस तरह नहीं होगा। आपकी डंडे के जोर से नहीं होगा, प्यार मोहब्बत से और मशावरत से, बुजुर्गों से। आपकी पार्टी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की रॉन्ग साइड पे समझी जाती है, तो क्या रॉन्ग साइड पे होते हुए आप कोई ऐसा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं या ऐसी तजवीज़ दे सकते हैं जो उनके लिए काबिल कबूल हो? क्योंकि जो आपके वज़ीर आला नए जो आए हैं सुहेल आफरीदी साहब, उनके बारे में एस्टेब्लिशमेंट की राय कोई ढकी छुपी नहीं है, यहीं पेशावर में सबके सामने दी गई और सारी दुनिया ने देखा, और अब उनके ऊपर एक मुकदमा भी कायम कर दिया गया। अभी आपने उसकी तकरीर सुनी जी? इतना बैलेंस तकरीर कभी किसी ने किया है? यानी उस जितना रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर और बैलेंस तकरीर की है, यानी ये से और ज़्यादा क्या हो सकता है कि तमाम स्टेक होल्डर बैठे हैं। यही तो हम कहते हैं कि अगर आप हमारे से नहीं लगती, आपको हम अच्छे नहीं लगते, तो चलो वो जो आपके साथी वो जो कहते हैं वो मान लो ना, लेकिन सूबे के लोग हैं ना। ठीक है, अभी आपने सुना ना, वो उन लोगों को भी सुना जो कि इनके साथ पे बैठे हैं, उसके साइड पे बैठे हैं, वो भी यही कहते हैं। तो इसलिए हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये मुतालिबा होगा कि जरगे की सिफारिशात को जो है ना हमारा सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और तमाम इदारे जो है किसी के ख़िलाफ़ ना समझे। ये अमन की तरफ एक कदम होगा, एक पेशरफ्त होगा। अच्छा, हमेशा जब भी आपसे
ملاقات ہوتی ہے اور جب بھی اتفاق ایسا ہے کہ میں کبھی آپ سے وہ سوال نہیں پوچھ سکا. آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جب آپ نے بطور اسپیکر قومی اسمبلی استعفیٰ دیا تھا, آپ کا استعفیٰ ایک اچانک بجلی بن کر گرا تھا, اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی؟ بہت اچھا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ کچھ لوگوں نے کوئی غلط فہمیاں پیدا کی اور وہ چلایا. میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 9 اپریل کو میں صبح آیا, تو صبح جب پہنچا تو اسد عمر صاحب اور شامود قریشی صاحب اس ٹائم آئے میرے پاس, میرے آفس میں. تو انہوں نے میرے سے بات کی کیا کرنا ہے. تو پھر میں نے اس نے کہا کہ خان صاحب کو فون کرتے ہیں. تو ہم نے خان صاحب کو فون کیا. تو خان صاحب نے کہا کہ چونکہ روزہ تھا, رمضان تھا, تو انہوں نے کہا کہ بس آپ چلاؤ اس تک, افطاری تک, اور افطاری کے بعد جو ہے نا وہ پروسیس آپ پورا کرو. تقریباً 1 گھنٹہ بعد جو ہے نا فواد چودھری, شیرین نظاری اور حماد اظہر آیا. انہوں نے کہا خان نے ہمیں بھیجا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ ووٹنگ نہیں کرنی ہے. تو میں نے کہا کہ خان کے ساتھ تو ابھی ہماری بات ہو گئی ہے. تو خان تو کہہ رہا تھا کہ چلو کرو. تو انہوں نے کہا پھر فون کرو. پھر ہم نے فون کیا. جب فون کیا تو مجھے خان صاحب نے کہا نہیں, آپ نے ووٹنگ نہیں کرنی, آپ نے دوسرے دن تک لے جانا ہے, 10 تاریخ تک مطلب 10 تاریخ تک لے جانا ہے. وہ جب اس نے بات کی تو میں نے کہا دیکھو ہمارے پاس 2 راستے ہیں, ایک قانون کا مسئلہ ہے, دوسرا ابھی پارٹی کی جو ہے نا ایک میرے ساتھ ایک لائلٹی کا سوال ہے کہ لیڈر نے ایک بات کہی. میں کنفیوز بھی تھا, لیکن پھر میں نے سوچا کہ دیکھیں جو بھی ہو میرے خلاف, جو بھی ہو, بس خان جو کہے میں وہی کروں گا. جب افطاری ہو گئی, افطاری کے بعد جو ہے نا تقریباً کوئی 9 بجے کے قریب مجھے پی ایم آفس سے فون آیا کہ خان صاحب بلا رہے ہیں. اجلاس چلتا رہا, اجلاس مطلب چل رہا تھا. بالکل. میں ادھر گیا تو ادھر بیٹھے تھے اسد عمر صاحب. کیبنٹ کا میٹنگ ختم ہو گئی تھی, اور اسد عمر, پرویز خٹک اور شامود قریشی, اور وہ ایک جو ہمارا ایڈوائزر تھا کوئی سیکیورٹی کے اوپر, میں ابھی نام بھول گیا اس کا, وہ اینک پہنتا تھا. تو موعید یوسف. ہاں, موعید یوسف. اچھا, وہ سارے کھڑے تھے. اس نے کہا کیا کرنا ہے. میں نے کہا بس ابھی خان سے پوچھنا ہے کیا کرنا ہے. تو پوچھا تو خان کے ساتھ میڈیا والے بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا چلو میڈیا والا رخصت ہو جائے تو وہ بلاتے ہیں. تقریباً 9, 9:30 یا کچھ 10 آگے پیچھے میں ٹائم تھوڑا وہ کر رہا ہوں. میڈیا والے اٹھ گئے تو خان نے مجھے بلایا. تو تقریباً میرے ساتھ یہ ملاقات اسمبلی میں ہوئی ہے, وزیر اعظم ہاؤس؟ وزیر اعظم ہاؤس میں. تقریباً 18-19 منسٹرز جو ہے نا وہ آ گئے, جس میں پرویز خٹک, فواد چودھری, اسد عمر, شفقت محمود, شامود قریشی, بابر اعوان, مراد سعید, شبلی فراز نہیں تھا, یہ وہ ہمارا جو امریکہ میں جو ہے شہباز گیل, جی, یہ حبیب جو دوسرا حبیب, وہ ہمارا انفارمیشن ڈپٹی سیکرٹری تھا, فاروق حبیب. مطلب کافی لوگ تھے. اچھا, خان صاحب نے بسم اللہ کیا, اچھا بتاؤ کیا کرنا ہے. تو سب سے پہلے اس نے بابر اعوان سے پوچھا, اچھا بابر بتاؤ کیا کرنا ہے. مجھ سے پوچھا ہی نہیں, بابر اعوان سے پوچھا. بابر اعوان نے کہا کہ سر جی 2 باتیں. ایک تو یہ کہ آئین میں بالکل کلیئر ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. دوسرا ایک سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں کریں گے تو یہ مورلی ہمارے لیے بہت ایک نگیٹو چیز ہوگی, مطلب ہم ڈیپینڈ نہیں کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. اس کو انڈورس کیا شاہ صاحب, مطلب سب نے کیا, صرف 2-3 لوگوں نے اس کو اپوز کیا. ایک مراد تھا اور ایک شاید شہباز گل تھا, اور ایک اور مجھے نہیں یاد ہے کون کس نے کیا تھا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. خان نے کہا بس ٹھیک ہے, اوکے, یہ فیصلہ ہو گیا کہ 12 بجے سے پہلے آپ نے یہ پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے عدم اعتماد کا. ٹھیک. پھر اس نے یہ کہا, ایک دوست نے کہا, میں نام نہیں دیتا, اس نے کہا کہ اسپیکر صاحب استعفیٰ کیوں نہ دے. تو یہ مجھے بہت اچھا, مطلب اچھا ایک سجیشن آیا, میرے مائنڈ میں نہیں تھا یہ. اچھا. تو میں نے کہا کہ بسم اللہ خان صاحب, یہ بہت بہتر ہے کہ میں استعفیٰ دوں, کیونکہ میں نے آپ کو اناؤنس کیا ہے ایز اے پرائم منسٹر, اور اب اسد کیسر جو ہے نا یہ اناؤنس کرے گا کہ عمران خان پرائم منسٹر نہیں رہے تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا. تو آپ کائنڈلی اس تجویز کو مان لے مجھے, کیونکہ یہ میرے لیے بہت امبیرسمنٹ ہوگی کہ خان صاحب, عمران خان کو میں نے ایز اے پرائم منسٹر جو ہے نا اناؤنس کیا, اور اس کے بعد جو ہے نا میں یہ بھی اناؤنس کروں کہ خان صاحب پرائم منسٹر نہیں رہے, مجھ سے نہیں ہو سکا.
अल्लाह खुश रखे, उन्होंने कहा बिल्कुल आप इस्तीफा दे दें। अच्छा, तो इस्तीफा भी मैंने दिया। फिर मैं और भी आगे जाता हूँ, जो अल्फाज मैंने कहने थे वो भी मशावरत से, इमरान खान की मशावरत से हुए। अच्छा, इस्तीफा भी मुशावरत से हुआ और जो अल्फाज आपने आखिर में कहे जब इस्तीफा देते हुए वो भी मुशावरत से तय हुए। मशावरत। और इंटरेस्टिंग ये बात करूँ, मैं निकल गया उधर से, मैं उधर से निकल गया तो मैं असेंबली तक पहुंचा तो फिर फोन आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब बुला रहे हैं। आपने देखा को मैं फिर जी। अच्छा मैं गया तो खान साहब बहुत अच्छे मूड में थे, हंस रहे थे। मुराद सईद था उसके साथ, ये फवाद और 2-3 और लोग थे। तो उसने मुझे कहा कि अच्छा बताओ आपने माइंड पूरा बनाया है, किस तरह बात करनी है। मतलब मैं इसलिए ये चीज़ें, क्योंकि वो होती है ना अभी ज़रूरत होती है, तो वो मैंने लिख के फिर जो मैंने कागज़ पढ़ा, हाँ जी बिल्कुल। वो भी हमने उधर मशावरत से लिख के पढ़ा है। अच्छा, उस वक्त तासुर फौरी तौर पे ये गया था कि शायद आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और आपने इस्तीफा दिया है, लेकिन ये आप तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ स्टोरी। देखो मैंने मीडिया पे बताया ना, जी अब मैं तो कोई आपके साथ मैं तो कैमरे पे बात रहा हूँ। जी। अच्छा, ये बताइए कि उस वक्त आपके ऊपर कोई दबाव भी किसी ने डाला? एक फ़ोन भी नहीं आया था। अच्छा इंटरेस्टिंगली मैं वज़ू से हूँ, अभी नमाज़ पढ़ी है, मुझे एक फ़ोन आया, वो उस वक्त जो होता क्या कहते हैं DGC होता है, क्या होता है जी। उन्होंने कहा सर जी आप बहुत ऑनरेबल आदमी हैं, जो करे कानून के मुताबिक करें। न मेरे आपस में कोई आया, सिर्फ उसने एक फ़ोन की, मैंने उसके साथ क्योंकि ताल्लुक़ तो था पहले से, वो आपको पता है जी। वो तो था, तो उसने भी एक दोस्ती की शक्ल में कहा, थ्रेट में नहीं कहा। बाकी न मुझे किसी ने कहा, न मैं किसी की दब सकता हूँ, उनमें से कोई दबा सकता है। देखो मैं डेफिनेटली मेरा मिजाज थोड़ा डिसेंट कह ले या नरम कह ले, लेकिन इस पर फ़र्क है, शाइस्तगी में और बुज़दिली में फ़र्क है। अगर खुदा न खास्ता जो बड़ी बड़ी बातें करते थे और बड़ी बड़ी आपकी मीडिया पे जो है ना तूफान उठाया करते थे, आप किधर है वो? कोई नज़र आ रहा है? हाँ। यानी हमने, मेरी फैमिली जो है ना मुल्क से बाहर गई, हम सारे मुतासर हुए, कारोबार ख़त्म हो गए, हमारा रोज़गार ख़राब हो गए, हम फाइनेंशियली सफ़र कर गए, रोज़ाना नया किस्म का इम्तिहान है। क्या कौन सा मतलब कौन सा मुश्किल नहीं आया जिसको हमने फेस नहीं किया। तमाम प्रोसेस से हम होके गुजरे हैं और उस तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। अच्छा, ये बताइए कि आप इसमें परवेज़ खटक साहब, उनके साथ क्या मामला हुआ? देखिए आप परवेज़ खटक के साथ दिखाई दिए खास जगह पे। देखिए बिल्कुल वो भी आपने अच्छी बात की। एक तो आपकी नॉलेज में है कि खान साहब ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें 5 लोग थे, जिसमें मैं, परवेज़ खटक, मुराद सईद, आज़म स्वाति और शामुल कुरैशी थी कि ये अपोजिशन के साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर कोई बातचीत हो तो ये करेंगे। तो वो मैं तो आगे पीछे हम मफरूर थे, मुझे मैसेज आया कि मिलना है, मुलाकात करनी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब हम मुलाकात के लिए जा रहे थे तो हमने खान को इन्फॉर्म किया। अच्छा। फ़ोन किया उसको फ़ोन किया। हम समझ रहे थे कि हमारी कोई उससे मुलाकात है, कोई जो मैंने उसके पता चला तो वो लोकली चैप्टर था। अच्छा। जो उधर चले गए और उसका मिजाज ही डिफरेंट था। मैंने उसको कहा कि देखिए एक बात है, और अब ये भी अच्छी बात हुई कि उस वक्त उन्होंने मुझसे टेलीफोन नहीं छीने थे। तो ये जो सिचुएशन हुई तो फिर भी हमने डायरेक्ट उसको फ़ोन नहीं किया, हमने फ़ोन किया आतिफ शाहराम को। अच्छा। खान नहीं मिला था तो हमने कहा कि खान को मैसेज पहुंचा दो कि ये तो और बात कर रहे हैं, तो हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, ये तो उन्होंने बिठाया, वो मुज़ाकरात नहीं है। अच्छा तो उन्होंने कहा, फिर आतिफ का हमें फ़ोन आया, उसका फ़ोन आया कि बस वो जो सारे थे ना हमारे, तो फिर उसने हमसे टेलीफोन छीन लिया, लेकिन ये भी खान के नॉलेज में था, सब कुछ उसकी नॉलेज में था। फिर जो उधर हुआ मैंने उसको बिल्कुल वाज़ेह कहा, मैंने कहा 2 बातें हो सकती है, या मेरी लाश जा सकती है, और मैंने कहा कि पुलिस बुलाओ, DIG बुलाओ, SHO बुलाओ, बस मुझे ताने में बंद करें। और उसको मैंने कहा कि मेरी लाश जाएगी, असद कैसर नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, मैंने अल्लाह से, वो मेरा एक वजीफ़ा था, पढ़ता रहा, खज़बी रबी मुरब्बी, और मैंने अल्लाह का लंबी गुज़रती, मुझे ओहदे में भी कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मैं कोई ये ना कहे कि बुज़दिली से जो है ना हो गया। ये हामिद मीर साहब से वैसे आप पूछे। अच्छा। हामिद मीर साहब ने मुझे एक दफ़ा फ़ोन किया,
مجھے فون کیا کہ اچھا سنا ہے کہ آپ. میں نے کہا ایک بات ہے حامد میر صاحب کہ میری لاش جائے گی، اسد کیسر نہیں جائے گا. پرویز خٹک صاحب کو نہیں کیا ایسا دباؤ کا سامنا کرنا میں پڑا؟ اس کی بات یاد نہیں، لیکن اس نے مائنڈ بنایا تھا. اس نے کہا میں ایک مسائل ہے، کچھ مسائل اس نے بتائی، میں اس کی وہ نہیں بتا سکتا، اس کی وجہ سے میری پاسبل نہیں ہے. آپ بے شک وہ کرے جو کرے. اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا وہی ایک ہی پریمیسز میں ہو رہا تھا. جو میڈیا آیا اور بس میں تو وہ فرنٹ میں بھیجا، میں ادھر بیٹھا تھا، میں بس یوں نکل آیا. پرویز خٹک صاحب ایک موقع پہ تو ایسا بھی ہوا تھا کہ وہ بیچ میں مذاکرات بھی کر رہے تھے، بلکہ ایک دفعہ پشاور میں ہی میٹنگ ہوئی تو عمران خان صاحب سے میں بھی اس میں آیا، تو پرویز خٹک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی بہت کچھ سیٹنگ کرنے والا ہوں. کیا ایسی کوئی سیٹنگ ہو رہی تھی، وہ کر رہے تھے؟ نہیں میں نہیں، وہ کب بات کی بات کر رہے ہیں، میں وہی بات کر رہا ہوں. ہاں اس کے بعد جیسے میں نکلا، میری گاڑی نہیں تھی، وہ میں پیدل آیا اور میں جو ہے نا ٹیکسی پکڑی. چلو وہ فون مجھے مل گیا تھا، وہ میں جو ہے نا اس کو فون کیا جی دوسری جو ہمارا ساتھی دے تھا اس کے ساتھ، میں نے اس کو فون کیا، ڈرائیور کو آ گیا. میں سیدھا گیا شیر افضل کے، کیونکہ شیر افضل اس وقت میرا وکیل تھا. وہ شیر افضل مروت. شیر افضل مروت وہ وکیل تھا، تو میرے پاس موبائل نہیں تھا، تو میں نے شیر افضل کو کہا کہ خان ملاؤ. اس نے مجھے خان ملایا. خان نے بڑا شکر ہے، اس نے کہا شکر ہے کہ تم بچ گئے ہو، اور اسد تم نے بہت بڑا کردار ادا کیا، تم نے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور تم نے بہت بڑا فیصلہ کیا. ہاں اور یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. نہیں کہ میں نے اس کو کہا خان صاحب سب کچھ کر سکتا ہوں، بزدلی اور غداری نہیں کر سکتا. تو یہ خان صاحب کے ساتھ تو میں نے اسی دن پھر شام کو بات ہوئی. پھر میں واپس آیا ادھر اپنے گاؤں آیا. پھر یہاں سے جو ہے نا اور جگہ شفٹ ہوتے رہے. پھر میں نے اپنے ڈرائیورز اور اپنے ٹیلی فون نمبرز اور سب چینج کی. مطلب میں ایون جو ہے نا یونیفارم کپڑے بھی اس طرح پہنتا تھا کہ عام طور پہچان نہ جاؤں ایک جگہ دوسری جگہ. تو اچھا یہ بتائیے گا، جب آپ نے استعفیٰ دیا تو آپ لفٹ پہ جا رہے تھے، وہ سین سب نے دیکھا ٹی وی پہ، آپ بڑے غصے میں آ گئے، مطلب ایک گالی بھی آپ کے منہ سے نکل گئی جو آپ بالکل خلاف عادت ہے. وہ غصہ کیوں تھا اس وقت؟ دیکھیے بڑا وہ تھا، وہ اصل میں تو نہیں جانتا تھا کہ اس وقت میں نہیں جانتا تھا اس کو. اور وہ بہت زیادہ مسلسل تنگ کرتا. تو مجھے ایک انسان ہے، نیچر ہے. بہرحال وہ میری غلطی تھی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. اچھا ٹھیک، لیکن بہرحال وہ پریشر کا ایک مومنٹ بھی، پریشر کے مومنٹس بھی تھے. دیکھو اللہ نے کرم کیا، شکر الحمدللہ. وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن زندگی میں وہ فاصی کی ہے، جس کے ساتھ ہوں اس کے ساتھ رہتا ہوں. اچھا اسد قیصر صاحب، آپ نے مولانا فضل الرحمان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، چلیے تو ماضی کا قصہ تھا، تھوڑا سا اس کو آگے، اور بیچ میں علی امین گنڈا پور صاحب کا ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق ہونا اور مولانا کا بھی وہاں سے ہونا، وہ مقامی سیاست کے اپنے مسائل تھے. کیا اب مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ آگے چل سکیں گے؟ دیکھیں اس معاملے میں جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس پہ اس کو ہم نے پورا انگیج کیا. اس کے ساتھ میرے آف دی ریکارڈ کافی کانٹیکٹس اور رابطے رہے. اور جب وہ دبئی میں بھی تھا تو اس کے ساتھ میں رابطے میں رہا. اور اس نے مہربانی کی، مطلب اس نے اپنے پولیٹیکل اسٹیج وہ دیکھا جی. تو انہوں نے جو کیا، تو ہماری بہت گنجائش ہے کہ ہم جو ہے نا اپوزیشن میں، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلی کے اندر جو ہے نا محمود خان کو انہوں نے ایز اے اپوزیشن لیڈر مطلب مان لیا ہے کہ وہ محمود خان ہمارا اپوزیشن لیڈر ہو گیا. بہت بڑی بات ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ مولانا صاحب جو ہے نا اس اپوزیشن میں ہمارے ساتھ ہوں. اگر محمود خان اچکزئی صاحب کو دیکھیں اور ان کے ساتھ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیکھیں، دونوں نے ایک تحریک اور باہر نکلنے کا اعلان کیا ہے. کیا وہ کوئی باقاعدہ تحریک کسی دھرنے کی طرف جا رہی ہے یا کچھ ابھی محض اعلانات کی حد تک ہے؟ نہیں دیکھیے، یہ جو دھرنا ہوتا ہے اور لانگ مارچ ہوتا ہے، یہ آخری آپشنز ہوتے ہیں. تحریک ایک بڑی اس کا نام ہوتا ہے. تحریک جو ہے نا، تحریک میں جلسے بھی ہوتے ہیں، جلوس بھی ہوتے ہیں، اور مختلف انگیجمنٹ ہوتی ہے. مطلب سارا تحریک ایک 2 دن کا نام نہیں ہے. مطلب یہ ہم نے جو تحریک شروع کی ہے، ہم یہ اس پہ ہے کہ یہ حکومت ناجائز ہے، ناجائز طور پر یہ قانون سازی کر رہی ہے. نہ اس کی قانون سازی کو کوئی لیجٹمیسی ہے، نہ کوئی اس کی ویلیو ہے، کیونکہ یہ عوام کے نمائندے ہیں نہیں. ہمارا موقف یہ ہے. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے. اپنی بات کریں گے لیکن ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے، تاکہ کل جو کو نہ کہا کہ آپ نے ووٹنگ میں حصہ لیا، اس پروسیس کا حصہ بنے. ہم اس پروسیس کا حصہ نہیں بن رہے.
अभी हम जो है ना 14 को फिर से बैठ रहे हैं। अख्तर मेगर साहब भी इंशाअल्लाह ताला आज पहुंच जाएगा इस्लामाबाद, तो फिर हमारे सरबराही मीटिंग होगी जिसमें पार्टी की भी तमाम लीडरशिप, पीटीआई की भी और तमाम पार्टियों की लीडरशिप बैठेगी, और एक मशावरती इजलास के बाद हम एक लाएमल देंगे। तहरीक कार्ड्स पे है? अभी शुरू है तारीख तहरीक मतलब आप जो पीटीआई तहरीक चलाती है तो उसका मतलब होता है एक बहुत बड़ा सिस्टम जो चलेगा मुख्तलिफ जगह से और इस्लामाबाद पहुंचेगा। मैं उस तहरीक की बात कर रहा हूँ। नहीं, देखो मैं इस पर कभी कोई कमेंट नहीं करता। कमेंट इसलिए करता जब तक मीटिंग नहीं होती और कोई कंसेंसस और डिसीजन नहीं होती तो मैं नहीं। लेकिन ये बात है कि हम इस हुकूमत को टफ टाइम देंगे, हर हम वो कदम उठाएंगे जिस हुकूमत को कमज़ोर कर सके और इस हुकूमत को चलता करे, यानी इस हुकूमत को फारिग करना। ये इस हुकूमत के पास कोई अखलाकी न कानूनी हैसियत है कि ये हुकूमत करे। आज आपको कुछ थोड़ा सा पछतावे का एहसास होता है कि 2024 के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने भी आपको ऑफर किया था कि मिलकर गवर्नमेंट बना लें? देखिए, पीपल पार्टी वो हुकूमत हम कैसे करते, यानी वो ये इस वक्त जो इमरान खान ठीक एक मुश्किल से है, पार्टी मुश्किल में है, लेकिन पार्टी जो है ना वो एक नई एक्सपीरियंस गेन कर रही है, एक नई सिरे से पॉलिटिक्स कर रही है। तो वो क्या होता है, वो हुकूमत में हमारे पास इख्तियार भी ना होता, कोई फैसले भी ना, कोई डिलीवरी, एक साल में हुकूमत फारिग हो जाती। मैं समझता हूँ कि फैसला ठीक था कि हम हुकूमत में नहीं गए। अच्छा, तो अब आप पीपल्स पार्टी के साथ आज आपने जैसे उनके गवर्नर को भी बिठाया है, गवर्नर के साथ आपके एक वर्किंग रिलेशनशिप दिखाई भी दे रही है पीटीआई की हुकूमत की, तो और दूसरी तरफ पीएमएलएन के साथ भी, तो क्या और फिर बहुत सारे लोगों ने आपको कहा कि आप वफाकी हुकूमत के साथ बैठें, सूबे के लिए बैठें, तो क्या सूबाई हुकूमत बैठेगी वफाकी हुकूमत के साथ? देखिए, एक तो आप हमारे सूबे को मेन पॉलिटिक्स से थोड़ा अलग रखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक और कल्चर है। यहाँ अगर एमएमए भी यहाँ हुकूमत में थी, मुशर्रफ के साथ इख्तलाफ था तो फिर भी उसके साथ वो करती थी और यहाँ भी सबको लेती थी। एनपी की हुकूमत भी थी तो हम सबको जरगों में बुला के हम करते थे। हमारा यहाँ जो है असम्बली हमेशा जरगी के तौर पर इस्तेमाल होता है, वो इतने इसमें वो नहीं होती, राइवलरी नहीं होती। तो हमारे कल्चर का हिस्सा है कि हम जो माहौल है वो हमारा रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे सूबाई हुकूक हैं, हमारा नेट हाइडर प्रॉफिट है, हमारे एनएफसी में शेयर हैं, हमारे फाटा के मर्जर की जो कमिटमेंट्स हैं, जो वारंटर की वजह से हम मसाइल हैं, हम पूरी सूबे के अवाम को, तमाम सियासी क़यादत को साथ लेके चलेंगे। इमरान खान से मुलाकातें आप लोगों की नहीं हो रही, हत्ता के वज़ीर आला की भी, तो क्या इस हवाले से आपके पास, आप तो मेरा ख्याल आप सारे ऑप्शंस अपने देख चुके हैं कि अदालत तक भी चले गए, सब कुछ हो गया, क्या ये ट्रिगर है कि आप दबाव हुकूमत पे बढ़ाएं? देखो, हम तो अरलिया से बढ़ाएंगे। अभी हमने भी फैसला किया है कि हम महमूद खान के लिए और अल्लामा साहब के लिए और दीगर के लिए भी एक कोर्ट में जा रहे हैं ताकि उनकी मुलाकात के लिए कोर्ट से इजाज़त ले लें। हमारा देखो, हम तो कोई मिलिटेंट नहीं है कि बंदूक उठा के, हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल जद्दोजहद कर सकते हैं, पीसफुल जद्दोजहद कर सकते हैं, लाफुल जद्दोजहद कर सकते हैं, लेकिन ये जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह ये अंडरमाइन कर रहे हैं अदालतों को, तो दुनिया को आश्कारा हो रहा है ना। यानी हमने तो उसको मुकम्मल इसकी शक्ल दिखानी है कि न उसको अदालत की फ़िक्र है, न उसको कानून की फ़िक्र है, न उसके पास इंसानी हुकूक की कोई वैल्यू है। ये सिर्फ ताकत की बुनियाद पे है, इमोरल है। इसलिए ये जो हुकूमत करेगी उसकी कोई जो है ना मतलब बुनियादें नहीं है। लास्टली मुझे ये बताइएगा, 27वीं तरमीम हो गई, 27वीं तरमीम में सदर के साथ साथ फील्ड मार्शल को भी एक गैर मामूली अहमियत और हैसियत हासिल हो गई। क्या अब आपको इसके बाद रिकन्सिलिएशन का कोई इम्कान दिखाई देता है? डिपेंड करता है पावर कॉरिडोर पे कि वो क्या सोचती है। हम तो हमेशा मुल्क के अंदर आइन और कानून के लिए अपना जो हमारा किरदार है वो उसको देखते हैं। रिकन्सिलिएशन होगी तब जब इस बात पे होगा कि एक नेशनल गवर्नमेंट बने और वो 4 महीने में या 3 महीने में या 6 महीने में इलेक्शन करवाए, और इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिसमें तमाम सियासी पार्टियों की उस इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उस इलेक्शन पे एतमाद हो, ताकि सही नुमाइंदे जो है ना वो मुंतखब होकर असम्बली में आए, वो कमरों में और लोगों के दफ्तरों में जाके सिफारिशों से एमएनए ना बने। हुकूमत ने जो तरमीम की, क्या आपके पास एक अच्छा मौका नहीं था कि आप हुकूमत के साथ बैठते और इलेक्शन के लिए
صاف شفاف الیکشن کے لیے کسی الیکشن کمیشن کی تشکیل کر لیتے؟ حکومت کون سی حکومت ہے؟ حکومت کے پاس کیا اختیار ہے، کیا اتھارٹی ہے؟ وہ بیچارے جو ہے نا ملاقات نہیں کر سکتے. وہ منسٹر نے شہباز شریف صاحب سے بات کی تو ان کا پوچھ کے بتاؤں گا تو کس سے پوچھے؟ مطلب یہ کیا ڈرامہ ہے، پتہ نہیں. یہ جمہوریت تو ختم ہو گئی، جمہوریت اس ملک میں نہیں ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب کہ آپ نے مستقبل کے بارے میں بھی ہمیں بتایا اور ساتھ جو ماضی کے کچھ سوالات ذہن بیٹھ کے ہوئے تھے ان کی وضاحت بھی ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.